विज्ञप्ति लेट भी होती है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बोर्ड ने आपकी एग्जाम डेट तो डिक्लेयर कर दी है। अब तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं या कई विज्ञप्ति आने के बाद भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। और जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है उस हिसाब से पढ़ते हैं, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके पढ़ते हैं, तो आपका सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोकेगा। नमस्कार विद्यार्थियों, आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षा को लेकर सबसे बेहतरीन रणनीति के बारे में। लेकिन स्टार्ट करें इससे पहले विद्यार्थियों का जो सबसे पसंदीदा सवाल है वो हम लोग सर से पूछेंगे कि कृषि पर्यवेक्षक का जो विज्ञप्ति है वो कब तक आ सकता है। देखो, विज्ञप्ति तो लगभग अभी 1 वीक या 2 वीक में आने को है, लेकिन विज्ञप्ति लेट भी होती है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बोर्ड ने आपकी एग्जाम डेट तो डिक्लेयर कर दी है कि 8 मार्च को एग्जाम होगा, और पद है वो भी डिक्लेयर कर दिए हैं कि 1100 पद होंगे, प्लस योग्यता भी आपकी डिक्लेयर कर दी है। तो जो योग्य गण है वो विज्ञप्ति आने का क्यों इंतजार कर रहे हैं। विज्ञप्ति अगर लेट भी होती है, 1 महीने बाद भी आती है, तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर आपका 8 मार्च ही होना है। लेकिन तब फर्क पड़ जाएगा जब आप ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई, विज्ञप्ति आने के बाद ही तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो आपका समय लॉस हो जाएगा, फिर आप लोगों से क्या है पीछे रह जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें और उत्साह के साथ और पूरे जोश और लगन के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें भाई। सर, इस परीक्षा की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो दो प्रकार के हैं। एक वो विद्यार्थी हैं जो 6 महीने साल से तैयारी कर रहे हैं और एक वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी ही तैयारी स्टार्ट किया है। तो ये दो अलग अलग विद्यार्थी हैं, तो रणनीति भी अलग अलग ही होनी चाहिए। तो इसको लेकर सर आप क्या। देखो, नो डाउट जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको एडवांटेज तो मिलेगा ही, फायदा तो मिलना ही मिलना है। और जो अब बिल्कुल फ्रेशर है, तो ये नहीं कह सकते कि वो लोग अपना सिलेक्शन नहीं करवा सकते। यहाँ पे दो अलग अलग चीजें काम करेगी भाई। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पहले सिलेबस कवर कर लिया है, तो वो एक अलग रणनीति लेके चलेंगे। और जो बिल्कुल फ्रेशर है, यानी दीपावली के बाद जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की है या अब तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं या कई विज्ञप्ति आने के बाद भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन उन्हें क्या है, थोड़ी मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी और थोड़ी अलग तरह की रणनीति भी बनानी पड़ेगी। दोनों पे ही अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उन फ्रेशर विद्यार्थियों की बात करता हूं जो दीपावली के बाद तैयारी में लगे हैं या फिर क्या है, तैयारी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। तो सबसे पहला तो मैं उन फ्रेशर स्टूडेंट्स की बात करूंगा, तो उन्हें बोलता हूं तैयारी तो स्टार्ट कर दो भाई। जितना लेट हो रहे हो, एक दिन भी लेट हो रहे हो तो लेट ही होंगे, लेकिन अगर आप बिना प्लानिंग तैयारी स्टार्ट करते हो तो फिर सिलेक्शन होने के चांसेस है वो कम होते हैं। अब आप इतना लेट हो चुके हैं, एक दिन लेट और भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग का सबसे पहला चीज है कि आपका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य तो कृषि पर्यवेक्षक बनना है, इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है। अब इस कृषि पर्यवेक्षक बनने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, तो आपके हाथ में सिलेबस होना चाहिए। अब इस सिलेबस को आप क्या करोगे, पीछे जो 4 महीने बचे हुए हैं, उस 4 महीने की बजाय आप उसे 3 महीने में डिवाइड कर लोगे। अब 3 महीने में इस प्रकार से डिवाइड करोगे कि हर दिन आपको क्या पढ़ना है। भाई बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा डीपली आपको डिवाइडेशन नहीं करना है, लेकिन एक टारगेट होना चाहिए कि मैं 3 महीने के अंदर है ना इतना कवर कर दूंगा। अब आपने सीधा टारगेट रख लिया कि 3 महीने में इतना कवर कर दूंगा, तो कवर नहीं होगा। आप क्या करें, उसे छोटे लक्ष्यों में बांट लीजिए। पहले वीक में इतना कवर करूंगा, दूसरे वीक में इतना कवर करूंगा, तीसरे वीक में इतना कवर करूंगा और चौथे वीक में इतना कवर करूंगा। आपको ही पता है कवर करने से कुछ नहीं होता है, तो आप एक दिन में जो पढ़ाई करते हैं उसको रेशो में बांट ले। रेशो में कैसे बांट ले भाई, 60% बिल्कुल आपको नया पढ़ना है, 30% आपको रिवाइज करना है, मतलब 30% टाइम आपको रिवाइज रिवीजन में देना है। 60% टाइम जो टोटल टाइम दे रहे हो उसका 60% आप क्या है नया पढ़िए, जो सिलेबस आपका करना है आपको, तो 60% तो डेली का वो पढ़िए। 30% आप क्या करिए, रिवीजन करिए। 30% टाइम में आप रिवीजन करिए, नहीं तो पीछे वाला भूलते जाओगे, आगे वाला पढ़ते जाओगे, पीछे वाला भूलते जाओगे। अगर आप इस रेशो में चलते जाएंगे, इस रेशो में अगर आप चलते जाएंगे, तो आप नया सिलेबस भी कवर कर लेंगे और साथ साथ में जो कवर किया है वो रिवाइज भी होता रहेगा। 10% आपने किस लिए बचाए, 10% आपने बचाए हैं प्रैक्टिस के लिए। अब इनिशियली आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आपने ज्यादा सिलेबस कवर नहीं किया है, तो आप वो 10% बचाया, उसमें कोई ऑब्जेक्टिव किताब है वो स्टार्ट कर दे, कोई पर्सन बैंक है वो स्टार्ट कर दे। या फिर मैं बात करूं तो जैसे कोई एक आधा यूट्यूबर पकड़ लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, एक आधा जो समय नहीं खाता हो और सिर्फ पढ़ाता हो।
समय नहीं खाता हो और पढ़ाता हो, तो वहां से आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये आप रूटीन 15 दिन तक रख लेंगे, तो उसके बाद आपके पास इतना सिलेबस हो जाएगा कि आप एक अच्छी प्रैक्टिस में उतर जाएंगे। अब 1 महीने में क्या है, आपने 4 वीक है, तो 4 वीक का लक्ष्य है वो पूरा कर लिया। अब 4 वीक का लक्ष्य पूरा कर लिया ना, तो आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। अब कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा तो आप 50% टाइम है वो किसको दे दीजिए, नए सिलेबस को पढ़ने में, और 40% टाइम है वो किसको दे दीजिए, रिवीजन में दे दीजिए। अगले महीने आप इसी प्रकार का क्या है अपनी स्ट्रेटजी है वो रखिए। बिना रिवीजन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जितने ज्यादा रिवीजन होंगे उतना ही ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। दूसरे महीने में यूं चलने दे और 10% आप प्रैक्टिस को टाइम दे, वो बुक से या किसी एक अच्छे टीचर को आप फॉलो कर लीजिए, बस इतना बहुत है। अब उसके बाद क्या है, तीसरे महीने में क्या करें, आप नया पार्ट पढ़ने में 40% टाइम दें, है ना, और 40% ये आप रिवीजन में दें, और 20% टाइम है वो क्या है आप प्रैक्टिस में दें। 20% टाइम है वो आप प्रैक्टिस में दें। 3 महीने आप ऐसे निकाल लीजिए और पूरा सिलेबस उसमें बांट लीजिए कि ये हमें करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये करने के लिए हमें पूरे दिन में पढ़ना कितने घंटे हैं। देखो, पढ़ने का मतलब क्या होता है, एक तो कई बच्चे 14 घंटे किताब लेके बैठते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई विद्यार्थी 14 घंटे पढ़ पाता है। एक्चुअल में 14 घंटे किताब लेके तो बैठ जाता है, लेकिन वास्तव में 14 घंटे निकल आते हैं, तो मैं उन 14 घंटे की तो बात नहीं करूंगा। मेरा ये मानना है कि आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा जो समय बर्बाद करते हैं वो मोबाइल में बर्बाद करते हैं। 1 घंटे पढ़े, दिमाग तो दर्द होगा, उस बात में कोई डाउट नहीं है, तो आप 5-7 मिनट का इसे आराम लेना चाहेंगे। अब 5-7 मिनट का आराम लेना चाहोगे तो आप क्या करोगे, मोबाइल खोलोगे, 2 रील देख लोगे। अब 2 रील में घुसे और 100 देख डालोगे, पता ही नहीं चलेगा, 2 मिनट के पता नहीं कब 2 घंटे निकल जाएंगे। तो ये रील वाला मामला तो डिलीट ही कर दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। 4 महीने बाद फिर से इंस्टाग्राम पे जाओगे तो और बेहतरीन रीलें आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि पुरानी वाली खत्म, और जबरदस्त जबरदस्त मिलेगी, मैं वादा करता हूं पक्का मिलेगी, है ना। मस्त रहिए आप। इंस्टाग्राम नहीं रहेगा तो उसका कोई नया बाप पैदा हो जाएगा, चिंता न करें। तो उससे आपको कोई खतरा नहीं है कि इंस्टाग्राम लुट जाएगा। यही 4 महीने इंस्टाग्राम के आनंद लेने के थे और यही कृषि पर्यवेक्षक के आनंद लेने के थे। देखो, ये प्लानिंग करो ना, उससे पहले दिमाग में एक बात जरूर सोच लीजिएगा कि अगर आप कृषि पर्यवेक्षक बन जाते हैं तो आपका भविष्य क्या है। मैं बता देता हूं भविष्य क्या है। अगर आप कृषि पर्यवेक्षक बन जाते हैं तो आपकी मृत्यु तक का काम है वो सेट हो गया। यानी कहने का मतलब आपकी जो इनकम है वो स्टेबल हो गई है, स्थिर हो गई, आपको इनकम मिलनी ही मिलनी है। मृत्यु तक, आखिरी चिता तक आपको क्या है, ये इनकम जनरेट हो गई। तो इनकम की तो बात हो गई खत्म। ग्रोथ करोगे तो बात अलग है भाई, वृद्धि करनी है तो और मेहनत करोगे, लेकिन वो इनकम वाली बात है ना, वो आपकी खत्म हो गई। अब सस्टेनेबल आपको एक स्थिर इनकम है वो आनी स्टार्ट हो गई। घर वाले आपको कभी ये नहीं बोलेंगे कि रोटी गिट लो, बोलेंगे बेटा रोटी खा ले, है ना। वो आपको कभी नहीं बोलेंगे कि टुकड़े तोड़ता है, वो आपको बोलेंगे कि बेटा खाना ही मुश्किल से खाता है, उसको काम रहता है। घरवाले पूछेंगे, घरवाले ये नहीं कहेंगे कि जो खाना है वो खा ले भाई, पड़ा है जो खा ले। फिर बाद में ये पूछने लग जाएंगे बेटा तुम्हारे लिए क्या पड़ा, है ना। इज्जत का फर्क पड़ जाएगा। किसी शादी ब्याह और रिश्तेदारी में जाओगे तो वहां पे क्या है, आपको इज्जत मिलेगी। आओ भाई साहब, बैठिए भाई साहब, है ना। 4 लोग आपकी बातें सुनेंगे और ये भी बोलेंगे कि हम हमारे बच्चे को हम क्या पढ़ाएं, क्या तैयारी करवाएं, है ना। इज्जत होने लग जाएगी। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका जीवन क्या होगा, इनकम की चिंता रहेगी। घर वाले बोलेंगे भाई टुकड़े खा ले, रोटियां तोड़ता रहता है। किसी के रिश्तेदारी में जाओगे आपको कोई पूछेगा नहीं, शादी ब्याह में चले गए तो अरे भाई जा बर्तन उठा ला, जग उठा ला, ये उठा ला, वो उठा ला, बस इतनी सी इज्जत रहेगी। फिर आप सोचते हैं कि चलो एक फेलियर से क्या होता है, कुछ नहीं होता, जीवन में बहुत सारे मौके मिलते हैं। तो कृषि पर्यवेक्षक का मौका तो फिर से 2 से 3 साल बाद मिलेगा। उस समय पता नहीं क्या परिस्थितियां होगी कि आपकी तैयारी के लिए आपके घर वाले आपको पैसा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, है ना। आप आज जितने फ्री है, मुक्त है, उतने उस समय फ्री या मुक्त रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे कई फर्क आप अपने आप निकाल लो कि भाई कृषि पर्यवेक्षक बन गए तो क्या होगा और नहीं बने तो क्या होगा। तो इससे अपने आप ही क्या है, ये आलतू फालतू की चीजें वो आप त्याग दोगे, मेरा कहने का मतलब है। अब बात आती है कि कितने घंटे पढ़े। देखो, आप 1 घंटे पढ़े, 5-7 मिनट का बीच में आपने आराम किया, उसके बाद फिर से वापस क्या है पढ़ने स्टार्ट कर दिए। तो अगर इस तरह से पढ़ते हैं, जिस समय पढ़ते हैं उस समय मोबाइल आपका काम आ रहा है तो सिर्फ पढ़ने में आ रहा है,
कोई किसी के साथ कम्युनिकेट करने, बात करने के काम नहीं आ रहा, रील देखने के काम में नहीं आ रहा है, तो 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ते हैं और जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है उस हिसाब से पढ़ते हैं, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके पढ़ते हैं, तो आपका सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोकेगा। आपका सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोकेगा। 8 से 10 घंटे में ये सिलेबस आप जिस पैटर्न से मैंने बताया उस पैटर्न से 3 महीने में कवर कर लेंगे। अब बात बची कि लास्ट महीने में क्या करना है। 50% टाइम रिवीजन में देना है और कोई नई चीजें मिलती है तो उनको ऐड करने में देना, और 50% टाइम है वो आपको प्रैक्टिस में देना है। प्रैक्टिस के लिए किसी की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, या कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, या किसी का मॉडल पेपर है वो खरीद लो जिसका आपको लगे कि ये बेहतरीन है भाई। अब बात आती है कि हम पढ़े कहां से, ये सब चीजें हम बाद में बात करेंगे, कंटेंट्स को लेकर हम बाद में बात करेंगे। तो चौथे जो महीने है ना, आपको रिवीजन प्रैक्टिस हर दिन करनी है। अब बात आती है प्रैक्टिस करते समय एक चीज पे विशेष ध्यान देना है कि प्रैक्टिस आपकी पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए। आप कोई टेस्ट लगा रहे हो तो टेस्ट आपका फाइनल जब होता है तब आपको 2 घंटे मिलते हैं, तो आप 2 घंटे में ही क्या है टेस्ट लगाएं। अगर आप क्या है कोई 100 क्वेश्चन 60 मिनट में कर रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस है वो सही नहीं हो रही है। फाइनली जैसा देखो, एक क्रिकेटर जब तैयारी करता है बैट्समैन, तो वो हर प्रकार की बॉल खेल के देखता है कि अगर वहां पे आ गई तो मैं इसको कैसे खेलूंगा। तो आपके 2 घंटे लगते हैं तो 2 घंटे आप बैठ के टेस्ट दीजिए। आजकल के पेपर लेंथी आ रहे हैं तो आप लेंथी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। कथन और कारण वाले आ रहे हैं तो कुछ कथन और कारण वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। मैचिंग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप मैचिंग टाइप जो एग्जाम में आने की संभावना है वो सारी की सारी चीजें आप उस प्रैक्टिस में रखिए। अब लास्ट के महीने में जब आपके पास 30 दिन है तो 30 टेस्ट आपके लगने ही चाहिए। 30 टेस्ट लगने चाहिए, और हर एक टेस्ट के बाद उस टेस्ट का मूल्यांकन आपको भी करना है, उत्तर देखना है। जो आपको क्वेश्चन आ रहे थे वो तो ठीक है, वो आपको आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे थे उनका कारण ढूंढना, भाई क्यों नहीं आए, या तो मैं भूल गया तो मैं इसको दोबारा रिवाइज कर लेता हूं, या फिर मैंने इस क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा तो मैं इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेता हूं, है ना, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा। या फिर हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गए तो अगली बार मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्वेश्चन पूरा पढ़ूंगा और सारे ऑप्शन है वो पूरा पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ठीक है। उसके अलावा गलती होने के कई बार ये चांसेस होते हैं कि हम उस क्वेश्चन की भाषा नहीं समझ पाए, तो अगली बार हम उसको धैर्य के साथ पढ़ेंगे ताकि हम उसकी भाषा को समझ पाए। यानी जो जो क्वेश्चन गलत हुए उनका कारण ढूंढिए, कारण क्या था, और उस कारण को आप क्या करिए, पूरा करिए, उस समस्या का पूरा आप क्या करिए, समाधान करिए। तो ये आपकी रणनीति में रहेगा। तो 4 महीने में तो कृषि पर्यवेक्षक 2 बार निकल जाएगा आपका, एक बार तो दूर की बात है, ये मैं दावा करता हूं। लेकिन छुट्टी फिर आपकी आज से तैयारी में बैठ रहे हो या कल से भी बैठ रहे हो तो किसी बात की नहीं होनी चाहिए। 4 महीने लगातार आपकी तैयारी चलनी चाहिए। आपको सुपरवाइजर बनने से कोई नहीं रोक सकता, और रुक गए तो फिर 2.5 साल पे बात चली जाएगी, ये मेरे से लिखवा लो आप लोग। इसलिए 4 महीने में जितना जी जान लगा सकते हो उतना लगा दो, और एक दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ाई के लिए निकालना कोई मुश्किल काम नहीं। पढ़ने वाले बच्चे को करना ही क्या है, यही तो काम करना है। अब सर जो स्टूडेंट्स 6 महीने साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है ये बताइए। देखो, जो स्टूडेंट लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक तो ये फायदा होता है कि उन्होंने सिलेबस कवर कर लिया होगा। नहीं भी किया तो जितना भी किया वो तो एडवांटेज उनको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कई बार एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो बच्चा ज्यादा पढ़ लेता है वो ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। कोई बच्चा ज्यादा पढ़ लेता है तो वो ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो वो सभी बातें अपने करेंगे। देखो, जो बच्चा इतने लंबे टाइम से तैयारी कर रहा था, अब बचे हुए जो 4 महीने हैं ना, उन 4 महीने में क्या करे वो, 2.5 महीने के अंदर अपने सिलेबस को ऐसे डिवाइड कर ले कि वो 2.5 महीने में उस सिलेबस को अच्छे से फिर से पढ़ेगा और साथ साथ में रिवाइज करेगा। और वो पढ़ने में 50% टाइम दे, 30% वो टाइम है वो रिवीजन में दे, और 20% टाइम है वो क्या है, प्रैक्टिस के अंदर दे। प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। ये 2.5 महीने का उनको रखना है। अब पिछला जो 1.5 महीना बच गया ना, वो उस पूरे 1.5 महीने को 2 पार्ट में डिवाइड करके चले, है ना। देखो, आधा दिन मतलब 50% टाइम है वो रिवीजन में रखें और 50% टाइम है वो क्या है, प्रैक्टिस में रखें। अब वो उनकी प्रैक्टिस ज्यादा रहेगी क्योंकि देखो 45 दिन की प्रैक्टिस है, तो वो ज्यादा टेस्ट लगाएंगे। हर एक टेस्ट के बाद हर एक क्वेश्चन और ऑप्शन का मूल्यांकन करें वो, भाई ये क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आया, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कहीं से और हमारे सिलेबस में है तो मुझे क्यों नहीं आ रहा, और ये कहां से मिलेगा, मैं वहां से इसको पढ़ डालता हूं।
अगर मैंने जल्दबाजी में किया तो मैं जल्दबाजी क्यों कर रहा हूं, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मुझे पेशेंस कैसे रखना है, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन पर ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा हूं तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस क्यों हो रहा हूं, पूरा पढ़ूं, चारों ऑप्शन पढ़ूं, उसके बाद निर्णय लूं कि उसका उत्तर क्या होगा। तो मतलब हर एक चीज का मूल्यांकन कर सकता है, उसके पास ये समय है। पढ़ने से सिलेक्शन हो कोई जरूरी नहीं। बहुत सारे बच्चे आप देखते हैं सर 2-2 साल पढ़ते हैं, सिलेक्शन ही नहीं होता बिल्कुल। है, क्योंकि वो प्रैक्टिस पे नहीं ध्यान देते हैं। बिना प्रैक्टिस कभी भी आप परफेक्ट नहीं बन सकते हैं ना। तो प्रैक्टिस आपको बेहतरीन करनी है। भाई आप पहले से पढ़ रहे हैं, यही क्वेश्चन था, तो पहले से पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ने पे टाइम थोड़ा कम दे, प्रैक्टिस पे ज्यादा दे। और मैं कह रहा हूं कि हमेशा टेस्ट लगाते समय 2 घंटे ही दे। ऐसे टेस्ट लगाने पे ज्यादा समय बर्बाद न करे जो बिल्कुल वन नाइलर है, क्योंकि आज का पैटर्न ही नहीं बचा। आजकल पेपर आता है सब 30 पेज का, 40 पेज का, 35 पेज का। कई बच्चे तो वहां 2 घंटे में वो टेस्ट ही नहीं पढ़ पाते हैं। तो जब आपकी कुछ लेवल की प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो भाई आप सिलेक्शन कैसे करवाओगे, नहीं करवा पाओगे ना। तो इसलिए आपको क्या करना है कि शुरू के जो 2.5 महीने है ना, उनको तो आप फिर से सिलेबस कवर करें, है ना। 50% टाइम सिलेबस कवर करने में दें, 30% टाइम है वो आप रिवीजन में दें, और 20% टाइम है वो प्रैक्टिस में दीजिए। आप लोग प्रैक्टिस के दौरान कोई, मैं कह रहा हूं कि एक आधे यूट्यूबर को फॉलो करें, ज्यादा नहीं। देखो यूट्यूबर को फॉलो करने का मतलब क्या है, देखो मैं जब क्लास लेके आता हूं तो मेरा उद्देश्य होता है कि लोग मुझे एक अच्छा टीचर माने। मेरा एक लक्ष्य होता है कि मुझे अच्छा माने, तो मैं पूरी एफिशिएंसी के साथ पढ़ा रहा हूं। कोई और टीचर है वो भी तो पूरी एफिशिएंसी के साथ पढ़ा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि हाँ यार ये टीचर है, ये बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, कंटेंट अच्छा है, तो सिर्फ आप उसे फॉलो करो, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप है, कोई तीसरा भी है। तो वो आपको कुछ नए क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देगा, कुछ नए क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देगा, तो वहां से वो सब छुपे हुए क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपके कंटेंट में नहीं है। बस आज के समय बस यूट्यूब का ये एडवांटेज लिया, यूट्यूब का यही फायदा लीजिए, और यूट्यूब का कोई एक्स्ट्रा फायदा लेने की कोशिश मत करें। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन आप यूट्यूब पे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं, उससे नुकसान होता है, आपका सर है ना वो अवरुद्ध हो जाता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस जितनी जरूरत है उतना ही यूज करें, उससे ज्यादा यूज करोगे तो आपका दिमाग है वो अवरुद्ध होता है, खुला खुला दिमाग है वो नहीं रहता है, आपकी याद करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। लास्ट के 45 दिन रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के दौरान जो चीजें गलत हो रही है, जहां पे आपकी कमियां आपके सामने आ रही है, उनका समाधान करते जाइए। सब 45 दिन में आपकी तैयारी अच्छी है तो पहले दिन आप 100 में से 65 क्वेश्चन कर देते हो, उसमें आप कमियां ढूंढ के अगले टेस्ट में 70 कर देते हो, तो आप 90 प्लस निकल जाओगे। और जिसके प्रैक्टिस सेट में 90 प्लस आएंगे उसका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। तो आपको प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और आपने जो पहले तैयारी की है उसका एडवांटेज तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एडवांटेज नहीं आएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह, खरगोश मत बनना। दौड़े तो पहले हो, तेज भी दौड़े हो, लेकिन सो मत जाना, चलते रहना। आप भी 8-10 घंटे वाला दिमाग में रखिए, वो सिर्फ प्रेशर के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए है, नहीं तो आप खरगोश कहलाओगे और दौड़ कछुए जीत जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो इस चीज पे विशेष ध्यान देना है। प्रैक्टिस में सर ये भी है कि जो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस लगा रहे हैं उन्हें पुराने पेपर को भी एज एन पेपर ट्रीट करके ही वो टाइम देके करना चाहिए। देखो यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो पुराने पेपर है वो आपको कंसिडर करना ही करना है। जितने भी पुराने पेपर है उन सबको कंसिडर करो, लेकिन उनको आधार नहीं मानना है, क्योंकि हर पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है। आपको कंटेंट को ही आधार मानना है, किसी भी एंगल में प्रश्न आ जाए, कल को हो सकता है वही वन लाइनर वापस आ जाए। बिल्कुल। आप हर लेवल पे तैयार रहिए, फुल लेंथ पेपर के लिए, असेसन रीजन यानी कथन और कारण के लिए, मैचिंग के लिए, और करंट से जुड़ी हुई चीजों से लिए, मतलब आप हर लेवल पे हर स्तर पर तैयार रहिए। पुराने पेपर कंसीडर करना बहुत जरूरी है, उससे ये पता लगता है कि क्वेश्चन कैसे फंस सकता है, कहां से आ सकता है। लेकिन उसी के आधारित होके आप खुद को तैयार न रखें, आप वर्तमान के हिसाब से तैयार रहें। आपका जो सिलेबस जारी होगा उसके आधार पर तैयार रहना। भाई इसमें से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम रेडी हैं। तो आपको ये पुराने पेपर बहुत फायदा करते हैं, वहां से ज्यादा नहीं 15-20% क्वेश्चन तो पक्के पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो वो 15-20 का तो एडवांटेज हो गया ना। पुराने पेपर पढ़ने से एक और फायदा होता है, आपको पता लग जाता है कि ज्यादातर एग्जामिनर क्वेश्चन निकाल कहां से रहा है। जैसे आप देखो सॉइल टेक्सचर है, मृदा कणाकार है, हर सुपरवाइजर के पेपर में उससे क्वेश्चन है। हर सुपरवाइजर, वो IEEE ने जो वर्गीकरण दिया था ना, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस वाला, मिट्टी के कणों को आकार के आधार पर 4 भागों में बांटा है। आजकल तो उसे IUS कहते हैं, IUSS कहते हैं।
तो उसका क्वेश्चन हर पेपर में, तो वैसी चीजें आपको पता लग जाती है भाई, हाँ यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। अभी वो जीरे का क्वेश्चन सर हर पेपर में आ रहा है कि जीरे का झुलसा किसके कारण होता है, ब्लाइट है वो किसके कारण होता है, अल्टरनेरिया बर्नसाई के कारण होता है। तो वो चीजें आपको एडवांटेज दे देती है पुराने पेपर कंसिडर करने से। लेकिन यूट्यूबर्स को फॉलो करते हो ना, तो आपको नए पैटर्न्स पता लग जाते हैं, ये एक बेनिफिट हो जाता है। ये काम आपको करना है। बिल्कुल सर। अब सर जो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये भी रहता है कि जो बेहतरीन से बेहतरीन किताबें, बुक्स हैं, वो कौन सी कंसल्ट की जा सकती है? देखो, पहली चीज तो ये है कि ये जो सेशन है ना, ये किसी प्रकार का कोई प्रचार प्रसार नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी भी राइटर की बुक है फॉलो कर रहे हैं जो कृषि पर्यवेक्षक के हिसाब से ही लिखी गई है, आप उसको फॉलो करिए और उसमें भरोसा करिए अपना, है ना, क्योंकि आस्था परिणाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जो भी आपके पास कंटेंट है, बुक है, उसमें आस्था रखिए, चाहे वो मेरी है या किसी और की, उस बात से फर्क नहीं पड़ता है। तो वो तो है, ठीक है, वो अपनी जगह है। उसके अलावा जिसकी आप बुक परचेज कर रहे हैं, जिसकी आप बुक परचेज कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कई चीजें वो आपको बुक्स की उसमें और बेहतरीन बता सकता है। लेकिन कोई भी बुक्स फॉलो कर रहे हो, किसी भी राइटर, किसी भी कोचिंग के नोट्स फॉलो कर रहे हो, वो कोई मैटर नहीं है। अगर वो कृषि पर्यवेक्षक के है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 12वीं की किताब बराबर जरूर होनी चाहिए, 11वीं 12वीं की आपके पास, क्योंकि वहां से आपको ये पता लगेगा कि यार जो फर्क है वो कहाँ आ रहा है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि 11वीं 12वीं की बुक सही है, बुक सही कैसे मान सकते हैं, बहुत सारे फल वृक्ष हैं, उनकी फसलों के दौरान पौधरोपण दूरी अलग दी हुई है, आप केला में ही जाके देख लो, और तरु के अंदर बाग लगाने की योजना में पौधरोपण दूरी अलग है। 11वीं 12वीं के पहले पेज पे ही एग्रोनॉमी शब्द एक जगह लैटिन दे रखा है, एक जगह ग्रीक दे रखा है, वो खुद ही कॉन्ट्रोवर्शियल है। लेकिन जब आप फाइनल पेपर दे दोगे ना, और उसके बाद कोई क्वेश्चन गलत होगा और चैलेंज होगा, वो 11वीं 12वीं की बुक के आधार पे होगा, तो फिर हम तो फंस गए सर, आपने तो हमें उलझन में डाल दिया इसी बातें बता के। देखो ऐसा है, कल को 11वीं और 12वीं की बुक आपके बराबर पड़ी हुई है, आप अपने कोचिंग के या किसी राइटर के नोट्स पढ़ रहे हो, उस दौरान 12वीं की बुक और उसमें कोई फर्क है, तो आप तुरंत अपने सर से, मास्टर से, टीचर से पूछेंगे कि सर ये फर्क क्या है, इसको क्लियर कर दीजिए, तो वो आपके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 11वीं 12वीं की बुक आपके पास साथ में होनी चाहिए। राइटर की बुक में देखो, अब जाहिर सी बात है, मेरे से तो पूछ रहे हो, तो मैं तो ये बोलूंगा कि कृषि पर्यवेक्षक की सबसे बढ़िया बुक कौन सी है, ब्लैक बुक है, थियोटिकल जो है। और प्रैक्टिस के लिए एक आपके पास पर्सन बैंक होनी चाहिए, तो पर्सन बैंक भी ब्लैक बुक तो सबसे टॉप अभी चल ही रही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और ब्लैक बुक का सॉल्यूशन भी हम दे रहे हैं। बाकी आप किसी की परचेज करो, वो ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है 11वीं 12वीं की बुक आपके पास है, वो जरूर होनी चाहिए। अब सर कई बार स्टूडेंट्स जो है, पिछले साल जितने भी अपने पेपर हुए हैं, उसमें जो कट ऑफ रही है, कई बार विद्यार्थी उसे आधार बना लेता है कि मुझे 300 में से इतने ही लेके आने हैं, तो वो स्टूडेंट्स के लिए सही है या नहीं? मतलब पिछली जो कट ऑफ है उस पर उसे आधारित होना चाहिए या नहीं? देखो, जिस समय बच्चा तैयारी कर रहा है, उस समय उसको 300 में से 300 नंबर लाना ही है, तभी उसका सिलेक्शन होगा। तैयारी कर रहा है उसके समय, तैयारी कर रहा है उस समय उसके दिमाग में होना चाहिए कि मैं 300 में से 300 लाऊंगा तभी सिलेक्शन होगा मेरा। तैयारी उसकी 300 के आधार पे होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ 300 के आधार पे नहीं, 310 के आधार पे होनी चाहिए, 10 एक्स्ट्रा ही लेके चलो आप। तैयारी तो आपको 310 के आधार पे होनी चाहिए। कट ऑफ क्या होती है सर? वो तो उस पेपर की कट ऑफ है जो पहले आया था। आजकल वाले पेपर ऐसे आ रहे हैं 40% ही नहीं बन रहे कई बच्चों के। तो पेपर आने के बाद डिसाइड होता है कि कट ऑफ क्या होती है। अभी आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करते समय 100+ कट ऑफ लेके चलो आप, तब आपकी अच्छी तैयारी होगी। जिस समय आप पेपर में जाओगे, उस समय पेपर देखते ही आप कट ऑफ निर्धारित नहीं करेंगे, पेपर कट ऑफ निर्धारित करेगा, पेपर कट ऑफ निर्धारित करेगा, है ना। हो सकता है पिछले पेपर की कट ऑफ 75-85 के बीच में और इस वाली 45 से 55 के बीच में रह जाए, इसकी कोई मैटर नहीं करता है। मैंने कहा ना, पुरानी कट ऑफ कभी आधार ही नहीं होता है। तैयारी करते समय 100+ कट ऑफ होती है हमेशा। पेपर देखकर आप कट ऑफ नहीं निर्धारित करेंगे, आपको जितने क्वेश्चन आते हैं उतने करने। पेपर की बात हम बाद में करेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी की बात बाद में करेंगे। पेपर देके आ जाओगे तब हम बताएंगे अनुमानित कट ऑफ ये होगी, और फाइनल कट ऑफ बोर्ड बताएगा आपको कि फाइनल कट ऑफ क्या होगी। आपका काम है कट ऑफ 100+ मारना, बस, और कुछ नहीं है अभी। तो कट ऑफ की बातें बकवास है भाई। अब सर इसमें एक ये भी है कि जब स्टूडेंट्स किसी टीचर को फॉलो करता है, यूट्यूब चैनल को फॉलो करता है, जैसे आपको भी फॉलो करने वाले कुछ विद्यार्थी हैं, तो उनकी ये भी अपेक्षा रहती है कि जो अध्यापक है, टीचर है, उसके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए जाए। तो सर आप भी कुछ तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हो तो साझा कीजिए। देखो,
जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने सब सिलेबस निकाल दिया और दोबारा से भी बहुत बेहतरीन तरीके से निकाल देंगे। अब जो मेरी तरह लेट लतीफ आदमी है ना, अभी जो फ्रेशर है वो लगेंगे, तो वो क्रॉप जो है ना, एग्रोनॉमी क्रॉप, उसको लास्ट में ले सकते हैं। वो तो थोड़ा हल्के में ले सकते हैं, मेरा मानना है भी थोड़ा हल्के में ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं हल्के में? उसके पीछे कारण ये है कि आप देख लो पुराने पेपर उठा के, क्रॉप से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्रॉप से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो क्रॉप्स बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। फील्ड क्रॉप हॉर्टिकल्चर वाले भी तो आ रहे हैं भाई। बिल्कुल सर, एओ डबल एओ अभी जो देखा है हाँ, राजस्थान। तो राजस्थान एओ में सबसे ज्यादा हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन थे। यहाँ तो फिक्स है 20 है, बिल्कुल। लेकिन वो क्रॉप से थे, बात ये है। तो वो एओ में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे, डब्ल्यू में भी ज्यादा क्वेश्चन और क्रॉप से थे। एग्रोनॉमी में देखें तो सुपरवाइजर में भी पीछे ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, और जो थे वो ट्रिकी थे। जैसे आरएमजी पूछ लिया, आरएमजी करके कोई 62 या 65 वैरायटी पूछी मानो, तो आरएमजी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें ना। आरएमजी राजस्थान मूंग, मूंग की वैरायटी है, आगे डिजिट कुछ भी लगाओ। आरएमओ मोट की वैरायटी है, आरएमटी मेथी की वैरायटी है, आरसीआर धनिये की वैरायटी है, आरसी जीरे की वैरायटी है, और आरएचबी हाइब्रिड बाजरा की वैरायटी है, एचबी बाजरा की वैरायटी है, एनए आंवला की वैरायटी है, एनबी बिल की वैरायटी है। तो इस प्रकार से सीड रेट एक साथ, भाई 1 से 2 किलो सीड रेट कौन कौन सी क्रॉप की है, तो एक साथ उनको याद कर लीजिए। तो क्रॉप में तो ऐसे आप उसका निचोड़ निकाल लीजिए, उसको सॉर्ट कर लीजिए बस। तो क्रॉप को आप कम टाइम दे सकते हैं, बाकी टॉपिक तो आपको पढ़ने हैं। लेकिन अपने एक बात पहले की थी, पुराने पेपर कंसल्ट करो। पुराने पेपर कंसल्ट करने से आपको दायरा पता लगता है कि इस दायरे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे एग्रीकल्चर में मैं बात करूं, एग्रोनॉमी वाले पार्ट में जहां से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो वहां सॉइल से 5 से 6 क्वेश्चन आए, और उसमें भी फिजिकल प्रॉपर्टी से ज्यादा क्वेश्चन आए। तो वो एक दायरा बन गया ना। वो तो पुराने टेस्ट, वो पुराने पेपर आप देखोगे तो अपने आप ही आपको पता लग जाएगा। मैं बताऊंगा, मैं तो रोज ही पढ़ाता हूँ, अगर उससे फर्क पड़ता तो पढ़ ही जाता। ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप सभी को जो इस यूट्यूब चैनल पे सेशन होते हैं उन्हीं से ही जुड़ना है और वही इंपॉर्टेंट है। सर का इशारा ये है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि कोई और भी टीचर है अच्छे। देखो अपने तो छोटे मोटे टीचर है, और भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर है जो बेहतरीन करवाते हैं। तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। गुरु तो गुरु ही होते हैं भाई, किसी को भी फॉलो करो। वो तो आपको निर्धारित करना है कि आपको कौन से चैनल से एडवांटेज है वो मिलना है। मेरा काम था कि आपको मैं एक दिशा में बात करूं, मतलब आपको एक राह दिखाऊं। तो अगर इस सेशन से किसी को फायदा होता है तो मेरे लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से रणनीति को लेके तो इतनी बातें बहुत है, बाकी तो अपने सारे दिन रणनीतियां बनाते रहते हैं। रणनीति बनाने से कुछ नहीं होता, उसको इंप्लीमेंट करने से सब कुछ होता है। तो रणनीति हमने तो बता दी है, आप अपनी बना लो और उसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट कर लो, ताकि हम आप लोगों को 2026 में कृषि पर्यवेक्षक देख पाए, और जब भी कभी आपसे मिले तो कृषि पर्यवेक्षक से मिले, न कि एक बेरोजगार विद्यार्थी से मिले। और बाकी कोई सवाल हो तो स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में भी लिख सकता है। हाँ, अगले सेशन में अपने कवर कर लेंगे किसी दिन, आज की तरह फ्री हुए तो जरूर कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।